बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे उर्दू की बुक खोलें। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 35 पे मुंशी प्रेमचंद के बारे में और उनका जो उन्होंने लिखा है पंचायत है उसका उन्वान। हम उसके बारे में उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मुसन्नफ़ का तारुफ़ पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो हैं इनका असल नाम क्या था? धम्पत राय था और ये बनारस के गांव में पैदा हुए। आपके वालिद जो हैं अजायब लाल वो डाकखाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद आप एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल की उन्होंने और 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया और 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर मुकम्मल तौर पर इल्मी अदबी कारनामों में मशगूल हो गए। और इसी साल आपने बनारस में वफ़ात पाई। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद के पहले इजलास की सदारत की और उसी साल आपने बनारस में वफ़ात पाई। ठीक है। उनकी तहरीरें जो थी वो हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके साथ कामयाबी के साथ बयान की गई हैं। उनके मसाइल जो हैं वो कामयाबी के साथ बयान किए गए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात पर और बदी के मुकाबले में जो थी ना वो नेकी गालिब रहती थी। चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाती थी लेकिन उनके अफसानों में नेकी जो है बदी के मुकाबले में गालिब रहती थी। उनकी तहरीरी ज़बान नहायत सादा थी। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया। उनकी बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदा पर है। इनके किरदार ज़्यादातर मसाली हैं और हर उम्र और हर पेशे से मुतल्लक़ किरदार पेश किए हैं उन्होंने। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना नगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेमचंद, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादेरा और वारदात ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे हैं जिनमें मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान को ज़्यादा शोहरत मिली है। अब हम उनके अफसाना पंचायत की तरफ चलते हैं। अब उसके हम आगाज़ करते हैं उसकी रीडिंग का। ठीक है। जो मुश्किल लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगी आपने उनको साथ साथ अंडरलाइन करके आपने उसका मीनिंग लिखते जाना है। ठीक है। चलें हम आगाज़ करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। याराना को अंडरलाइन कीजिए, यानी बहुत दोस्ती थी। साझे में खेती होती, यानी इकट्ठे मिल के खेती होती। लेन देन में सब कुछ साझा था, यानी इकट्ठा था। एक को दूसरे पर कामिल यकीन था। मुकम्मल एतमाद था, यानी कामिल यकीन का मतलब है कि मुकम्मल एतमाद था। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, अलगू के हवाले कर गए थे और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन को अपना घर छोड़ देते। और इस दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार यानी जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती के रूबरू ज़ानुए अदब तय करते थे, यानी उनके रूबरू बैठे होते थे और उनकी इज़्ज़त करते थे। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए, उनकी खूब खिदमतें की, उनके टांगे दबाई, उनके चाय वाले प्याले धोए। उनका हुक्का आपको पता है ना, जैसे अब सिगरेट पीते हैं लोग, इसी तरह पहले लोग हुक्का पीते थे और गांव में तो अभी भी बहुत सारे लोग हुक्का पीते हैं। तो उनको अपने उस्ताद का हुक्का अभी यानी कि ठंडा ना होता, हुक्का दम ना लेने पाता था, यानी ठंडा ना होता था, उसकी आग बुझने ना पाती थी, दोबारा से ताज़ा हुक्का कर दिया जाता था। उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे, पुरानी वज़ा यानी पुरानी तर्ज के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे कि उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है, यानी उस्ताद का इतनी खिदमत करते हैं और उस्ताद की दुआ लेते हैं और उनके फैज़ से ही सब कुछ होता है, उनकी दुआओं से होता है। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका इसने फ़र्गुज़ाश्त नहीं किया। इल्म इसकी तकदीर ही में ना था, यानी उसने तहसील इल्म का कोई काम ऐसा नहीं था कि उसके इल्म के हासिल करने के लिए उसने उस्ताद के लिए कोई कसर छोड़ी हो, लेकिन इल्म उसके मुकद्दर में ही नहीं था। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में त्याज़याने के ज़्यादा कायल थे और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे, यानी बेदरेग बहुत ज़्यादा, यानी बगैर सोचे समझे। इसी का ये फैज़ था कि अब जुम्मन के कुर्ब जवार यानी इर्द गिर्द के मवाज़ात पर पुस्तश होती। जुम्मन
शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, मगर गरीब का वारिस कोई ना था। जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखाकर, यानी अपनी खाला से वादे किए कि मैं आपको संभालूंगा। उसके सब्ज़ बाग यानी उसको लालच दिया, देकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी। जब तक हिबानामा रजिस्ट्री ना हुई थी, खाला जान की खूब खातरदारियाँ होती थी, यानी उनकी खूब इज़्ज़त होती थी। खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते थे। उनकी खातरदारियाँ इस तरह होती थी कि उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। मगर पगड़ी की मेहर होते ही, जैसे ही बयाना होते ही, यानी या अपने नाम होते ही, उसकी खातरदारियों पर भी मोहर लग गई, यानी खातरदारियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई। जुम्मन की अहलिया बीफ अहमद ने रफ्ता रफ्ता सालन की मकदार रोटियों से कम कर दी। कुछ दिनों तक तो खाला जान ने देखा और मगर जब बर्दाश्त ना हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था, यानी अमन पसंद था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। कुछ दिन तो रो धोकर काम चला। आखिर एक रोज़ खाला जान ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा नभा ना होगा, यानी मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम्हारे साथ मेरा नभा ना होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी। जुम्मन ने बेइतनाई से जवाब दिया, रुपया कहाँ, क्या यहाँ फैलता है? जुम्मन ने गुस्से से, यानी एकदम से ऐसे जवाब दिया कि क्या यहाँ पैसा फैलता है कि मैं आपको कहाँ से पैसा दे दूँ? आप जैसे मुझे पैसे का तकाजा कर रही हैं। खाला जान ने बिगड़ कर कहा, यानी बहुत गुस्से से कहा, तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं? यानी उन्होंने ये कहा कि क्या तुम्हारी बीवी भी मेरे साथ ये सलूक करती है और तुम भी मुझे पैसा नहीं देते हो, तो मुझे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ना। जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़ी ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेकर आई हो। यानी अब उसने गुस्से से जवाब दिया कि मेरा खून चूस ले, मैं कहाँ से आपको दूँ, पैसे दूँ? मुझे क्या पता था कि तुम इतनी लंबी उम्र लेके आई हो। मेरे तो जहन में ये था कि मैंने अपने नाम करवा ली, कुछ अरसे बाद बेवा खाला मर जाएगी। कहता कि अब मैंने सारी ज़िंदगी तेरा ठेका तो नहीं लिया अपनी खाला से। इस तरह वो मुखातब हुआ। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर पंचायत की धमकी दी। एकदम गुस्से में आके उसने कहा कि मैं पंचायत बिठाऊँगी, कि लोगों को बुलाऊँगी। जुम्मन हंसे। वो फातिहाना अंदाज जो शिकारी के लबों पर हर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नज़र आती है। यानी जुम्मन फातिहाना अंदाज, यानी अब कि अपने आप को ऐसे समझ रहा था कि कोई मेरे ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, तो आप जो बुला लें। हाँ ज़रूर पंचायत करो, अपनी खाला से बोला, फ़ैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात का वो बाल पसंद नहीं है, मुझे दिन रात की ये लड़ाई पसंद नहीं है, आप बुला लो पंचायत। पंचायत की सदा किसके हक़ में उठेगी, इसके मतलब शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था, यानी डर नहीं था, अंदेशा। कुर्बो जवार में ऐसा कौन था जो इनका शर्मिंदा मिन्नत ना हो, कि कौन ऐसा था जो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता? कौन था जो उनकी दुश्मनी को हकीर समझे? किस में इतनी जुर्रत थी जो उनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। यानी वो अपने खाला के बारे में बोला कि कौन ऐसा है कि जो वो मेरे सामने मेरे साथ दुश्मनी ले, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरे सामने खड़ा हो सके? कोई अब रह गए गाँव के लोग ही आप लेके आएंगी ना, तो अब फरिश्ते तो आने नहीं लगे मेरी पंचायत करने। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी, कमर ऐसे हो गई कि तीर की तरह सीधी बस हो गई उसकी। एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी, इसका तसीफ़ा ज़रूरी था, यानी उसका हल भी ज़रूरी था। शेख जुम्मन को जब अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल इत्मीनान था, असर और रसूख पर, तो वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। उसका मतलब था कि जो खाला करती है करी जाए, मुझे पता है कि सारा फ़ैसला मेरे हक़ में होना, किसी ने मेरे ख़िलाफ़ गवाही नहीं देनी। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश्त में तो गरियाजारी करने में कोई कसर ना छोड़ी, यानी अपनी अकल के मुताबिक उसने तो आहोजारी की, लोगों को रो रो के बताया, उसमें तो उसने कसर ना छोड़ी। खूबी तकदीर कोई इस तरफ माइल ना हुआ, किसी ने यूं ही हाँ हूँ करके टाल दिया। कोई मतलब खाला की तरफदारी नहीं कर रहा था। किसी ने ज़ख़म पर नमक छिड़क दिया। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी। एकदम से गुस्से से अपनी लाठी को नीचे ज़मीन पर मारा और दम लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर मेरी पंचायत में चले आना। अलगू कौन था? जो कि जुम्मन का दोस्त था।
جس میں ساجے کی ذمہ دارہ تھا ان کا آپس میں۔ الگو بے رخی سے بولے، یعنی ان کو کوئی توجہ نہیں تھی ان کی طرف، یعنی بے دلی کے ساتھ بولے مجھے بلا کر کیا کرو گی، کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی، کہ مجھے نہ ہی بلاؤ، میں اپنے دوست کے خلاف کیسے جاؤں۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، یعنی تھکی ہاری تھی وہ، ہانپ کر بولی اپنی پھر یاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، میں سب کو اپنے بارے میں بتائی ہوں، آئے نہ آئے آنے کا حال اللہ جانے کہ اب کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میں اپنی طرف سے تو سب کو کہہ کے آئی ہوں۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا، کہ آپ کہہ رہی ہیں میں آ جاؤں گا لیکن میں نے اپنے دوست کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی طبیعت، کہ میری اپنی مرضی ہے، کہ میرا دل کرے میں بولوں گا، میرا دل نہ کرے میں نہیں بولوں گا، میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا۔ خالہ نے طاق کر نشانہ مارا، یعنی ایک دم سے غصے میں بولی اور نشانے کے جیسے ان کو لگا کے بات کی، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے، کہ تم سچ کا ساتھ نہیں دو گے کہ میری بگڑ جائے گی۔ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ شیخ جمن نے پتہ تھا کہ پنچایت بیٹھ رہی ہے، سب لوگوں نے مجھ سے آ کے بات کرنی ہے، اس نے ہر طریقے سے اچھے سے بیٹھا اور اس نے اس طریقے سے پنچایت کو سجا دی، جگہ بنا دی، تاکہ آ کے جب مجھ سے بات کریں گے تو لوگ میرے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے، خود وہ الگو کے ساتھ بیٹھ گیا کہ لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو یعنی پنچایتیوں، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی، اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاہین حیات یعنی ساری زندگی روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹ لیے، مگر اب مجھ سے دن رات کا رونا نہیں سہا یعنی برداشت نہیں ہوتا، مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں یعنی بے آسرا بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا درد رہوں، تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آ لیتا ہے، یعنی بے سہارا کی آ کیا لیتا ہے، اگر میرا قصور ہے تو مجھے آپ سزا دے سکتے ہیں، اگر جمن کا ہے تو اس کو آپ سزا دیں اور اس کو سمجھائیں اور اس کو کہیں کہ کیوں بیوہ عورت کی بددعائیں لیتا ہے۔ چلیں بیٹے، آج کی ہماری ریڈنگ یہیں تک ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم اپنی باقی کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ کو میں نے جو لفظ انڈر لائن کروائے ہیں اور میننگ بتایا ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔